सबके प्रणाम बा आ राम राम बा। कभी कभी हमके वीडियो देखने को मिलता है तो हम देखते हैं कि गांधी परिवार को लेकर बड़ी बहस होती है, जबकि गांधी परिवार के हकीकत को कोई जानता नहीं है। जहाँ तक हम जानते हैं वो आप लोगों के बीच में रखना चाहते हैं। कई लोगों का कहना है कि नेहरू जी की लड़की थी प्रियदर्शनी जी, तो उनके नाम के आगे नेहरू क्यों नहीं लगा, गांधी लोग क्यों लिखते हैं, और फिरोज गांधी दूसरे कास्ट के थे तो गांधी कैसे हुए। इस पर हम ये कहना चाहेंगे कि एक समय की बात है, फिरोज गांधी इंदिरा गांधी जी के माता जी को सेवा में लगे हुए थे। किसी कारणवश स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की लड़ाई में उनके माता जी का चोट लग गया था, जिसमें फिरोज गांधी जी साथ पढ़ने की वजह से उनके घर में सेवा सत्कार में लगे हुए थे। धीरे धीरे इंदिरा गांधी जी का प्रियदर्शनी जी का फिरोज जी से प्यार हो जाता है। उनका नाम था फिरोज गांधी। तो लोगों का कहना है कि जब फिरोज गांधी थे तो गांधी कैसे बने। इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को तो ज़रूर दबा दीजिए। और नेहरू जी को भी लोग कहते हैं कि ये तो कश्मीर के पंडित थे तो इनके आगे नेहरू कहाँ से लगा। तो लोगों का कहना है कि उनके घर के किनारे से दिल्ली में नहर बह रही थी, जिसके चलते नेहरू लग गया। ये भी बात सोचनीय है। लेकिन हम प्रियदर्शनी जी के वंशज या उनके आगे गांधी क्यों लगा, इस पर चर्चा करना चाहेंगे। जब फिरोज गांधी जी से प्रियदर्शनी जी को प्यार हो गया तो शादी का प्रस्ताव उन्होंने अपने पापा जवाहरलाल नेहरू जी से रखा। जब उन्होंने शादी का प्रस्ताव रखा तो बाप ने इसका विरोध किया और कहा कि समाज में हमारी नाक कट जाएगी, हम गैर बिरादरी में शादी नहीं करेंगे। लेकिन इंदिरा जी भी जिद्दी स्वभाव की, प्रियदर्शनी जी माता पिता की प्यारी एकलौती लड़की, अब उनकी जिद के आगे किसका चलता है। फिर भी जवाहरलाल नेहरू अंत तक तैयार नहीं हुए। तब प्रियदर्शनी जी गांधी जी के पास पहुंची और गांधी जी से कही कि हम फिरोज गांधी जी से प्यार करती हूँ और उनसे शादी करना चाहती हूँ, इसलिए आप हमारी मदद करें, नहीं तो हम नुकसान कर सकती हूँ। तो उन्होंने कहा कि घबराओ मत बेटा, तूने तो बड़ा गलत फैसला लिया है। ठीक है, हम इस पर विचार करते हैं, हम नेहरू जी से बात करते हैं। उन्होंने नेहरू जी से बात किया, लेकिन नेहरू जी तैयार नहीं हुए। तब उन्होंने नेहरू जी से कहा कि अगर हम फिरोज को गोद ले लें तो क्या शादी आप कर लेंगे, क्या आप तैयार हो जाएंगे। तब नेहरू जी ने कहा कि अगर ऐसा हो सकता है तो हम शादी कर लेंगे। तो फिरोज गांधी जी को महात्मा गांधी जी ने गोद लिया और गोद लेने के बाद प्रियदर्शनी जी की शादी हुई। उनसे 2 लड़के हुए, जिसका इतिहास सबको पता है, ज़्यादा विस्तार में हम जाना नहीं चाहते हैं। वहीं से इंदिरा गांधी, फिरोज गांधी, संजय गांधी, राहुल गांधी, यहाँ तक कि राजीव गांधी की टाइटल आई। इस पर ज़्यादा बहस आप लोग न करें। बहस का विषय ये होता है कि जब देश आज़ाद हुआ तो देश के पास सुई तक नहीं था, धागा तक नहीं था, जिसके सहयोग में हमारे देश के अधिकांश लोग सामने आए। लेकिन जो जवाहरलाल नेहरू जी ने किया, जो महात्मा गांधी जी ने किया,
जो इंदिरा गांधी जी ने किया, जो जवाहरलाल नेहरू ने किया, जिसकी सज़ा उन्हें गोली से मिली और उनकी दर्दनाक मौत हुई। देश के लिए शहीद होना कोई गांधी परिवार से सीखे, देश के लिए मरना कोई गांधी परिवार से सीखे, और देश के लिए शहीद होना कोई गांधी परिवार से सीखे। देश के लिए विकास का रास्ता प्रशस्त करना, पूरे देश को नहर से जोड़ना, पूरे देश को घर घर तक पानी पहुंचाना, बिजली पहुंचाना, रोड पहुंचाना, गाड़ी पहुंचाना, रिक्शा पहुंचाना, साइकिल पहुंचाना, मोटरसाइकिल पहुंचाना, ये कोई गांधी परिवार से सीखे। नमक हरामों की कोई बात नहीं। जिनके पिता कांग्रेस के नमक से जीते आए, अपने पूरे परिवार का पालन पोषण भरण पोषण किया, उसी परिवार के बच्चे आज उस गांधी परिवार को गाली दे रहे हैं और तरह तरह के लांछन लगाकर उन्हें लांछित करने का प्रयास कर रहे हैं, जो कहीं न कहीं दुखद और दर्दनाक है। सरकार का नारा था 2014 में कि हम कांग्रेस मुक्त भारत की स्थापना करेंगे, राम राज्य लाएंगे, लेकिन आज समाज जानता है कि वो खुद पार्टी कांग्रेस युक्त हो गई है और देश में अराजकता, भ्रष्टाचार, बलात्कार, दुराचार, शोषण, लूट, सब बहुत तेजी से झूठ फैलता जा रहा है। कारण रोजगार नहीं है, महंगाई चरम पर है, चोरी घर घर में हो रही है, लोग त्रस्त हैं, तड़प रहे हैं और परेशान हैं। लेकिन सरकारें नाम बदलने में लगी हुई है, भगवान को जगह जगह खोजने में लगी हुई है और मंदिर मस्जिद में लगी हुई है, हिंदू मुसलमान में लगी हुई है, जबकि सभी सुविधा के साथ मुसलमान सुरक्षित हैं। 5 किलो अनाज भी पा रहे हैं, 2000 रुपया भी पा रहे हैं, शिक्षा भी ग्रहण कर रहे हैं, रोजगार भी कर रहे हैं और अपने घर में सुरक्षित भी हैं। किसी तरह का उन्हें कष्ट इस सरकार में नहीं है। फिर भी हिंदू यह सोचकर खुश है कि यह हिंदू राष्ट्र बनेगा, भले मुसलमान यहाँ रहें, भले वो सुखी रहें, भले उन्हें रोजगार मिले, 2000 रुपया मिलो, 5 किलो अनाज मिले, लेकिन हमको हिंदू राष्ट्र चाहिए। हिंदू राष्ट्र बनने में और हिंदू राष्ट्र बनाने में कितने हिंदुओं की जान चली गई और कितने हिंदुओं की जान जाएगी, ये किसी को पता नहीं। फिर भी हमारे समाज के लोग इस बात से खुश हैं कि हमारा देश हिंदू राष्ट्र बनेगा। हम पूछना चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनने से किसको फ़ायदा है? जब हिंदू राष्ट्र बनने के बाद भी ईसाई यहीं रहेंगे, सिख यहीं रहेंगे, मुसलमान यहीं रहेंगे, तो हिंदू राष्ट्र नाम बदल जाने से क्या होने वाला है? क्या हिंदू राष्ट्र लिख देने से हिंदुओं का गुजारा हो जाएगा? हिंदुओं को रोजगार मिल जाएगा? हिंदुओं को 5 किलो अनाज बढ़ाकर 10 किलो हो जाएगा? 2000 बढ़ाकर 10,000 हो जाएगा? क्या संभव है? क्या हिंदू और मुसलमान में कोई भेद आपको दिख रहा है? सरकार अगर हिंदू मुसलमान में भेद नहीं कर रही है तो इस तरह के भड़काऊ भाषण देकर हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने का प्रयास क्यों किया जा रहा है? सरकार सबको समानता का अधिकार दे रही है, सबको बराबर हक और अधिकार दे रही है। 5 किलो अनाज हिंदू को भी मिलता है, 5 किलो अनाज मुसलमान को भी मिलता है, 2000 रुपया हिंदू को भी मिलता है, 2000 रुपया मुसलमान को भी मिलता है। तो फिर हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के नाम पर बवाल क्यों? और हिंदू राष्ट्र के नाम पर महात्माओं का जुलूस क्यों, रैलियाँ क्यों? इस पर सरकार को विचार करना चाहिए और समाज को तो सोचना चाहिए कि सरकारें जो भी करती हैं वो समाज के हित में, अपने हित में और देश के हित में करती हैं। यही कारण है कि सरकार हमेशा बरकरार रहे, जिसके चलते
सरकार तरह तरह के महात्माओं से मिलकर उन्हें तरह तरह के रास्ते पर चलने के लिए विवश करती हैं और समाज के तरह तरह के लोगों से मिलकर तरह तरह के कार्य कराने में लोगों को विलीन करती है ताकि वोट मिलता रहे, सरकार बची रहे। और हम मोबाइल के माध्यम से, IT सेल के माध्यम से उल्टे सीधे इतिहास, गलत सही इतिहास पढ़कर लोगों की बातों को सुनकर हम आपस में विद्रोह कर लेते हैं और अपने ही भाई से लड़ बैठते हैं, अपने ही पत्नी से लड़ बैठते हैं, अपने ही पड़ोसी से लड़ बैठते हैं, अपने ही भाई से लड़ बैठते हैं, जिसका खामियाजा किसी न किसी को भोगना पड़ता है। इससे सरकार पर कोई असर नहीं पड़ता है। आप लोग को सोचना चाहिए कि सरकार से लोग गुहार कर रहे हैं कि बांग्लादेश के हिंदुओं को सुरक्षित किया जाए और हमारे ही देश में हिंदू सुरक्षित नहीं है। आप लोग को पता होना चाहिए कि जगह जगह, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे अन्य किसी भी जगह आप इतिहास उठाकर देख लीजिए कि अगर हिंदू सुरक्षित हैं तो आप हमें बताइए। अगर एक मुसलमान की मृत्यु होती है तो हमें पता है कि 10 हिंदुओं की भी मौत होती है। अगर एक सैनिक पाकिस्तान का मारा जाता है तो 10 सैनिक हिंदुस्तान के भी मारे जाते हैं। अगर हिंदू और मुस्लिम करने से ही देश चलेगा, अगर हिंदू मुस्लिम करने से ही रोज़गार मिलेगा, अगर हिंदू मुस्लिम करने से ही महंगाई कम होगी तो हम खुश हैं। सरकार हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद और हिंदू राष्ट्र का सपना दिखाती रहे, महंगाई कम करती रहे, रोज़गार देती रहे और लोगों को भूखे मरने से बचा ले, लोगों को शिक्षा चिकित्सा फ्री करके उनका जीवन बना ले। और शिक्षा चिकित्सा न्याय जिस तरह से तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है, उस तरह से लगता है कि कुछ दिन में गरीबों के लड़के न पढ़ पाएंगे, न चिकित्सा करा पाएंगे, न न्याय पाएंगे, तड़प तड़प कर मर जाएंगे। इस पर समाज को विचार करना चाहिए कि आखिर गरीब एक वकील करता है तो खर्चा क्या होते हैं, और जब उससे तारीख पर तारीख मिलती है तो उस पर क्या बीतती है। वकील को तो पैसा चाहिए, कर्मचारी को तो पैसा चाहिए। एक एक खारिज दाखिल, ज़मीन लिखवाने के बाद तो जो पैसा लगता है लगता ही है। एक एक खारिज दाखिल कराने में 5 से 10 से 20 25 50 हज़ार तक लोग खर्चा ले रहे हैं, फिर भी समय से खारिज दाखिल नहीं कर पा रहे हैं। ये हर तहसील की एक मानसिकता बन चुकी है कि समाज के लोगों को, गरीबों को अधिक से अधिक लूट लिया जाए। अगर बात की जाती है कि आप तो नौकरी कर रहे हैं, आपको तो सरकार तनख्वाह देती है, तो वो लोग कहते हैं कि ये प्राइवेट हम लोग काम कर रहे हैं, हमें सरकार पैसा नहीं देती है, हमें आप ही लोगों का सहारा है। अगर सबका सहारा किसान ही है, अगर सबका सहारा गरीब ही है, अगर सबका सहारा निसहाय विकलांग ही है, तो सरकारी नौकरी करने का अभिप्राय क्या है, इससे फ़ायदा क्या है। जो रजिस्ट्री होती है उसमें भी पैसा लगता है, खारिज दाखिल होता है उसमें भी पैसा लगता है। 2014 से पहले 500 से 1000 रुपये में खारिज दाखिल हो जाया करता था। आज 10-10 हज़ार रुपया खर्चा करने के बाद भी सैकड़ों बार दौड़ना पड़ता है, फिर भी समय से खारिज दाखिल नहीं हो पाता है। इस पर सरकार को विचार करना चाहिए, इस पर समाज को विचार करना चाहिए और मनमानी लोगों को कुर्सी से उतार देना चाहिए, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो सरकार में हो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो देश बिकता जाएगा, महंगाई बढ़ती जाएगी, बेरोजगारी बढ़ती जाएगी, इस पर अंकुश नहीं लग सकता है और शिक्षा चिकित्सा न्याय इसी तरह से महंगा होता जाएगा। इसीलिए हम सभी लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहते हैं और अंत में एक बात और कहना चाहते हैं कि हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बहुत ही धनाढ़ परिवार से आते थे। उनके पिताजी वकील थे, मोतीलाल नेहरू जी, जिनकी बदौलत हमारे देश की आज़ादी में बड़ा सहयोग मिला और देश आज़ाद होने के बाद भी 196 करोड़ रुपये का सहयोग जवाहरलाल नेहरू जी के
हाथों से मिला और हमारे इलाहाबाद से लेकर दिल्ली तक जितने उनके मकान थे वो कार्यालय के लिए समर्पित कर दिया गया। इससे बड़ा योगदान देश के लिए हो ही नहीं सकता है। सरकार उसके बाद जो भी आई, अगर किसी ने इतना बड़ा त्याग किया हो देश के लिए, किसी ने 196 करोड़ रुपया दान दिया हो देश के लिए, नेता विधायक मंत्री, तो हमसे कमेंट बॉक्स में लिख कर आप लोग बताएं कि फलाने नेता ने, फलाने मंत्री ने, फलाने प्रधानमंत्री ने 196 करोड़ या उससे अधिक या उससे कम देश के लिए समर्पित किया, दान किया है। तो हम आभारी और आभार प्रकट करेंगे और हम आपके आभारी रहेंगे। हमारे देश के लिए, समाज के लिए और हमारे लिए लोगों ने जो योगदान किया है उसके साथ में कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान है। अगर हम गरीबों के पास 2 बीसा, 4 बीसा, 10 बीसा ज़मीन है तो वो कांग्रेस की देन है, जो 565 रियासत से ज़मीनों को छीन छीन कर गरीबों में बांटने का काम किया और समाज में एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए तरह तरह के स्कीम चलाए गए। उसी का हिस्सा रहा बफर सिस्टम, उसी का हिस्सा बहुत कुछ था। आप लोगों ने देखा ही होगा कि ये गांधी परिवार देश के लिए समर्पित हो गया, ख़त्म हो गया। उसी कांग्रेस परिवार की एक विदेशी महिला, जिसे विदेशी नाम से लोग अंकित करते हैं या बार बार विदेशी कहने का काम करते हैं, जबकि समाज को जानना चाहिए कि अगर कहीं से भी लड़की आती है, अगर भारत में उसकी शादी होती है और भारतीय लड़के से शादी होती है तो भारत की होती है, विदेश की नहीं। फिर भी लांछन से बचे रहने के लिए माता सोनिया गांधी जी ने अपना 10 साल का प्रधानमंत्री कार्यकाल मनमोहन जी को दिया, जिस मनमोहन जी ने 10 वर्षों तक सरकार चलाकर देश को चोटी तक पहुंचाने का काम किया, शिखर तक पहुंचाने का काम किया। वही मनमोहन सिंह के निधन होने पर लोग तरह तरह की बात कर रहे हैं जो दर्दनीय और घातक है, जो देश को सुनाई दे रहा है कि हमारे देश के नेता, महानेता और बहुत ही यशस्वी नेता किस किस तरह के बात कह रहे हैं। हम समाज के लोगों से कहना चाहते हैं कि अगर आप लोग समय रहते नहीं जगे, सरकार से अपना अधिकार नहीं मांगे, शिक्षा, चिकित्सा, न्याय फ्री नहीं कराए, तो आप लोगों के आने वाले बच्चे जन्म लेने से पहले ही दम तोड़ देंगे। इसलिए हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहते हैं कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें और हमारी बात सरकार तक पहुंचाने में हमारा सहयोग करें, ताकि सरकार शिक्षा, चिकित्सा, न्याय फ्री करे और समाज को, देश को एक नया आयाम तक पहुंचाने में इसी तरह अग्रसर रहे, तत्पर रहे और तैयार रहे। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।